तो हेलो बच्चा पार्टी की हालचाल, सब मज़ा में। देखो यार, दशहरा तो हो गया है ख़त्म, ठीक है। अब आने वाली है दिवाली। अब जज तुम्हें ये करना है कि दिवाली में हर इंसान की छुट्टियां हो जाती है लगभग 7 दिनों की, जो कोटा दिल्ली रहते हैं, ठीक है। तो और मैक्सिमम स्टूडेंट्स वहीं पे रहते भी हो है। तो देखो मैक्स जज तुम्हें ये करना है कि आने वाले 20 दिनों तक, इनफैक्ट अब 20 बचा भी नहीं, 18 दिनों तक, आने वाले 18 दिनों तक तुम पढ़ना चाहते हो, या इस त्योहार की खुमारी में जो अभी तुम बिताए हुए हो उसमें तुम आगे का टाइम और इन्वेस्ट करना चाहते हो, उसे बर्बाद करना चाहते हो, या फिर यार 18 दिनों में ना कम से कम एक यूनिट को ख़त्म करना चाहते हो, ठीक है। अगर पहला यूनिट भी तुम्हारा ख़त्म हो गया ना तो तुम्हारे लगभग 12 क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है ना। समझ आ रही है बात? तो इसीलिए अपने कंफर्ट जोन से निकलो, पढ़ने बैठो और ट्राई करो कि तुम इस 18 दिन में 4 चैप्टर, जो कि तुम्हारा फर्स्ट यूनिट है, द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और एक और एनिमल किंगडम, ये चारों खत्म कर लो, ठीक है। और उसके अच्छे से क्वेश्चंस लगा लो, और बाकी तुम्हारे जो केमिस्ट्री और फिजिक्स में चल रहा है वो तो चल ही रहा है ना। तो चलो, आज के लिए बस इतना ज्ञान काफ़ी था। अब आगे अपने ओरिजिनल ज्ञान पे आ जाते हैं, है ना। तो यहाँ तक अभी हम लोगों ने पढ़ लिया था, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटेन इन इटैलिक्स, ठीक है। ये सारा ज्ञान हमने ले लिया था। दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, वो इसलिए क्योंकि डेड लैंग्वेज है, ठीक है। डेड लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? तो डेड लैंग्वेज का ये मतलब होता है कि जिसका अपना कोई, तुम उसे बोल सकते हो, ठीक है, लेकिन उसका अपना रिटेल लैंग्वेज नहीं होता, उस लैंग्वेज में तुम लिख नहीं सकते। समझ आया? The first word in a biological name represents the genus while the second component denotes the specific epithet. कोई दिक्कत नहीं है, जानती हो। Both the words in a biological name when handwritten, मतलब अगर तुम उसे हाथ से लिख रहे हो ना, are separately underlined, जो मैंने बताया भी है, जैसे मैंगीफेरा है, इंडिका है, ये सारा अंडरलाइन होगा अलग अलग, और प्रिंटेड इन इटैलिक्स, ठीक है। अगर तुम्हें प्रिंट करना है तुम उसे इटैलिक्स में प्रिंट करो, टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो चौथा आते हैं। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विथ, the first word denoting the genus starts with the capital letter while the specific epithet starts with the small letter blah, blah, blah. It can be illustrated with the example of Mangifera indica. यहाँ तक तुम्हें कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ तक मैं पढ़ा चुका था, ठीक है। अब चलते हैं आगे। देखो, आगे चलने से पहले मैं तुम लोगों से कुछ बात करूँ, है ना। क्या बात है? तो देखो, 4 तो हमने देख लिया, अब मैं नया पेज ले लेता हूँ। देखो, 4 तो तुमने देख लिया। अच्छा, एक होता है क्या? तो टाउ तो निम, ठीक है। और एक होता है क्या? तो ऑटोनिम, ठीक है। अब ये टाउटोनिम और ऑटोनिम क्या होते हैं ये जानते हैं। तो देखो, टाउटोनिम को हम लोग यूज़ करते हैं कहाँ पे? तो ICZN में, मतलब जूलॉजी में, ठीक है। इसमें क्या होता है? तो तुम्हारा जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट, ये तुम्हारे सेम होंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो नाजा, ठीक है। तो जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट तुम्हारा सेम होगा। ये नॉर्मली एनिमल के केस में ही पाया जाता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। प्लांट में ऐसा कोई एग्जाम्पल अभी तक देखा नहीं गया है, ठीक है। अच्छा, वहीं पे अगर मैं तुमसे ऑटोनिम की बात करूं तो ऑटोनिम में तुम्हारा स्पेसिफिक एपिथेट एंड सब स्पेसिफिक एपिथेट, ये तुम्हारा सेम होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा 2 एक्स्ट्रा पॉइंट था जो मैंने तुम्हें बता दिया। अब आते हैं नेक्स्ट अपने एनसीईआरटी पे। देखो, नेम ऑफ द ऑथर appears after the specific epithet at the end of biological name and is written in abbreviated form, जैसे मैंगीफेरा इंडिका लिन। अच्छा, एक और पॉइंट जो रह गया वो ये रह गया कि जब तुम किसी का भी इस जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट लिख देते हो ना, तो उसके बाद तुम्हें उसके पीछे में
उस साइंटिस्ट का नाम लिखना होता है जिसने उसे डिस्कवर किया था, ठीक है। और उसका नाम हम एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखेंगे। इट मीन्स कि अगर पूरा नाम उसका हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, उसका छोटा सा नाम लिखेंगे। जैसे लिनियस था तो लिनियस का हमने LINN लिन लिख के डॉट डाल के ख़त्म कर दिया। समझ आई बात? पक्का है यहाँ तक? आगे चले, चलो देखो। इट इंडिकेट्स दैट दिस स्पीसीज वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय लिनियस। यहाँ तक मैंने बता दिया। सिंस इट इज़ नेसेसरी, इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल। एक सेकेंड रुको यार, इसको मैंने छोटा तो किया ही नहीं। हाँ अब ठीक है। Since it is nearly impossible to study all the living organisms, तुम सबके बारे में, चूंकि यार 1.7 मिलियन स्पीसीज है तो तुम सबके बारे में एक एक करके तो पढ़ नहीं सकते, ठीक है। इट इज़ नेसेसरी टू डिवाइड सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। वो जो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि यार देखो 17 लाख स्पीसीज है, उन्हें पढ़ना नामुमकिन है, ठीक है। तो हमने क्या करा, उसे 5 में तोड़ दिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, किंगडम बोलो, प्लांटी और एनिमलिया, ठीक है। उसमें तोड़ के उसके बाद हमने उसे क्लासीफाई कर लिया। तो हमारे लिए चीज़ों को समझना एक तरह से बहुत ज़्यादा आसान हो गया, ठीक है। क्योंकि जहाँ 17 लाख थे वहाँ अब हमें सिर्फ 5 की कैटेगरी को पढ़नी है। किसी का सेल वॉल सेम है, उसे एक कैटेगरी में रख दो ना यार, ठीक है। अगर सेल वॉल सेम है एक कैटेगरी में तो कम से कम तुम्हें बाद में एक कैरेक्टर तो कम पढ़ना पड़ेगा ना। एक कैरेक्टर कम पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा ना। समझ आ रही है बात? क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज। कन्वीनियंट का मतलब होता है अपने हिसाब से, ठीक है, इजीली अंडरस्टैंडेबल, ठीक है, बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, जो तुम्हें आसानी से दिख जाते थे, उस बेसिस पे हमने उसे क्लासीफाई कर दिया, ठीक है। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल वी इजिली रिकोगनाइज ग्रुप्स सच एज प्लांट्स और एनिमल्स और डॉग्स, कैट्स और इंसेक्ट्स। सही बात है। द मोमेंट वी यूज एनी ऑफ दीज टर्म्स वी एसोसिएट सर्टेन कैरेक्टर्स विद द ऑर्गेनिज्म इन दैट ग्रुप। अब अगर मैं तुमसे बात करूंगा कि यार, मैंने कहा कि यार देखो एक बिल्ली जा रही है, तो तुम्हारे मन में क्या आएगा? एक छोटी सी होगी, ठीक है, आंखें उसकी अजीब सी होंगी, ठीक है, और थोड़े फेस पे फेशियल हेयर्स होंगी, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसे हमें लगता है कि हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? बिल्ली के बारे में कर रहे हैं, ठीक है। चलो, व्हाट इमेज डू यू सी व्हेन यू थिंक ऑफ अ डॉग? अब जाहिर सी बात है, अगर मैं कुत्ता बोलूँगा तो तुम कुत्ता ही समझोगे ना यार, बिल्ली या कोई दूसरा जानवर तो समझ नहीं लोगे। ऑब्वियसली ईच वन ऑफ अस विल सी डॉग्स एंड नॉट कैट्स। सही बात है। नाउ इफ वी वेयर टू थिंक ऑफ एल्सेशियंस वी नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, ये एक डॉग का ब्रीड होता है एल्सेशियन, ठीक है। तो अगर हम एल्सेशियन के बारे में बोल रहे हैं तो अगर हमने कभी उसे देखा है, नहीं देखा है का मैं बात नहीं कर रहा, अगर हमने नहीं देखा है फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन अगर हमने कभी उसे देखा है कि हाँ यार ऐसा एल्सेशियन होता है, तो हमारे दिमाग में एल्सेशियन का ही बनेगा, किसी दूसरे डॉग ब्रीड का नहीं बनेगा। सिमिलरली सपोज वी वेयर टू से मैमल्स, यू वुड ऑफ कोर्स थिंक ऑफ एनिमल्स विद एक्सटर्नल ईयर्स एंड बॉडी हेयर। अगर मैं मैमल्स की बात करता हूँ, जैसे कि हम लोग भी मैमल्स में ही आते हैं, ठीक है, तो मैमल्स की बात करने पे किसी के मन में किसी मछली का फोटो आ सकता है क्या? नहीं आ सकता ना। तो उसी तरह से जिसके बारे में बोल रहे हैं उसका अगर हमारे दिमाग में फेशियल एक्सप्रेशन पैदा हो रहा है तो इट मीन्स कि ये हुआ है, इजी हुआ है। क्यों? तो बस इसी क्लासिफिकेशन के कारण। अब समझ आई बात? तो देखो, लाइकवाइज इन प्लांट्स इफ वी ट्राई टू टॉक ऑफ व्हीट द पिक्चर इन विच ऑफ आवर माइंड विल बी ऑफ व्हीट, प्लांट्स नॉट ऑफ राइस और एनी अदर प्लांट। गेहूँ का बात करने पे चावल नहीं आएगा दिमाग में, जाहिर सी बात है। However, all these dogs, cats, mammals, wheat, rice, plant, animals, etc. are convenient categories we use to study organisms. The scientific term for these categories is taxa. एक और नया वर्ड आ गया, वो है टैक्सा, ठीक है। देखो टैक्सा क्या होता है? किसी एक हायरार्की को ले लो, किसी एक हायरार्की को ले लो और वहाँ पे तुम जिस वर्ड से उसे डिनोट कर रहे हो ना, वही उसका टैक्सा है। टैक्सा का दूसरा मीनिंग होता है रैंक, ठीक है। तुम किस रैंक पे बात कर रहे हो ये तुम क्लासीफाई करना चाह रहे हो। समझ आए? तो देखो,
Here you must recognize that taxa can identicate categories at very different levels. Taxa can indicate categories at very different levels. Plants also form a taxa. ये भी एक रैंक है. Wheat is also a taxa. अब प्लांट के अंदर तुम wheat पे चलेगा तो वो एक दूसरा रैंक आ गया. रैंक में हम उस कैटेगरी के प्लांट्स को डिस्क्राइब करें. प्लांट्स में तो बहुत सारे प्लांट्स आ जाएंगे. ये जो एक टैक्सा है, ठीक, अगर हम प्लांट लेवल पे बात कर रहे हैं तो हम एक टैक्सा प्लांट हो गया, एक टैक्सा एनिमल हो गया. अब अगर हम व्हीट पे जा रहे हैं तो यहाँ पे टैक्सा मोनोकॉट आ गया. मीन्स अब हम मोनोकॉट लेवल पे बात कर रहे हैं. ठीक है, तो इस तरह से किसी भी लेवल पे, किसी भी रैंक पे अगर हम लोग रहते हैं ना, तो वहाँ पे एक टैक्सा या फिर एक रैंक डिनोट किया जाता है. समझ आई बात? Wheat is also a taxa. Similarly, animals, mammals, dogs are all taxa. सही बात है. But you know that a dog is a mammal and mammals are animals. Therefore, animals, mammals and dogs represent taxa at different levels. कैसे देखो? अगर हमने बात की एनिमल्स की, ठीक है, तो इस टाइम में हम बात कर रहे हैं उस रैंक की जहाँ पे प्लांट अलग है, मोनेरा अलग है, प्रोटिस्टा अलग है, एनिमेलिया अलग है, ठीक है, प्लांटी अलग है. इस लेवल, इस टैक्सा की बात करें. अगर मैंने तुमसे बात कर लिया मैमल्स का, तो मैं उस लेवल पे बात कर रहा हूँ जहाँ कुछ मैमल्स होंगी, कुछ एम्फीबियंस होंगे, कुछ रेप्टाइल्स होंगे. तो ये एक अलग टैक्सा हो गया, ये एक अलग रैंक हो गया जिस पे फिर हम जस्टिफाई कर रहे हैं. फिर अगर हम बात कर रहे हैं डॉग्स का, तो एक डॉग हो जाएगा, एक कैट हो जाएगी. ठीक है, तो इस तरह से उस लेवल पे भी अलग टैक्सा या फिर अलग कैटेगरी को हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं. समझ आई बात? पक्का से नहीं आई तो फिर से पूछ लेना यार, कमेंट कर देना, मैं फिर से बता दूंगा. मेरा नंबर भी डाला हुआ है तो तुम मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर सकते हो. ठीक है, बट रात के टाइम और कभी. चलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं, आगे बढ़ा जाए, चलते हैं, देखते हैं. तो अभी हमने क्लासिफिकेशन का बात करा था. तो देखो, क्लासिफिकेशन 4 टाइप्स के थे. कितने टाइप्स के थे? 4 टाइप्स के. पहला क्लासिफिकेशन क्या था तुम्हारा? पहला था प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन. ठीक है, मतलब कि जो दिखता है वही बिकता है. ठीक है, जैसे अगर तुम्हें मैं एक एग्जांपल दूं तो एक टर्मरिक समझते हो ना, हल्दी का पौधा है. ठीक है, तो अगर मैं तुमसे बात करूं तो यार देखो उसके क्या क्या यूजेस हैं. अगर तबीयत खराब हो गई, ठीक है, दूध में डाल के दूध हल्दी मम्मी ने पिला दिया, ठीक है, उसे कफ एंड कोल्ड का प्रॉब्लम खत्म हो जाती है. दूसरा, स्किन के लिए मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं स्किन वाले जिसमें टर्मरिक खास करके डाला जाता है. ठीक है. तीसरा, अगर कहीं घाव हो गया, ठीक है, या दर्द हो रहा है, दूध हल्दी पी लो, दर्द ठीक हो जाएगा. ठीक है, तो ये सारे इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है. तो इसके बेसिस पे इसे डाला गया तुम्हारा पहले क्लासिफिकेशन में. ठीक है, जो कि था प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन. अब आते हैं दूसरे पे. ये सब अभी मैं तुम्हें नोट कराऊंगा, इसीलिए डोंट वरी, बस सुनते जाओ. अगर मेमोरी में चला गया ना तो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर मेमोरी में नहीं गया ना, कितना भी लिख लो याद नहीं रहेगा. ठीक है, इसीलिए पहले सुनो, ग्रास्प करने की कोशिश करो, मैक्सिमम जितना ग्रास्प हो सकता है, वेल एंड गुड. और उसके बाद रिवीजन, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करोगे तो वो चीज़ें याद हो ही जाएंगी. ठीक है, तो ये था पहला. अब आते हैं दूसरे पे. दूसरा हमारे लीनियर चेचा थे. ठीक है, लीनियर चेचा क्या किए, तो 2 या 2 से ज़्यादा, 3 4 5, उससे ज़्यादा नहीं, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को चूज करा. ठीक है, और उसके बेसिस पे उन्होंने उसके बेसिस पे उन्होंने इसे डिस्क्राइब कर दिया. ठीक है, तो 2 था, एक फेनोरोगेम, एक क्रिप्टोगेम. ठीक है, फेनोरोगेम में तुम्हारे आ गए जिम्नो प्लस एनजियो, क्रिप्टोगेम में आ गया बाकी थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड. ठीक है, तो इस तरह से 24 क्लास में उन्होंने इसे बांट दिया था. किसने? लीनियर चेचा ने. ठीक है, अब चलो, ये था दूसरा. इन्होंने क्या करा, तो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर और वेजिटेटिव कैरेक्टर दोनों को सेम इंपॉर्टेंस दे दिया. अब ये बताओ, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर तो होता है जेनेटिकली अंदर से, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर तो सराउंडिंग के अकॉर्डिंग चेंज भी हो जाते हैं. तो दोनों को इक्वल वेटेज देना किसी एंगल से सही था क्या? नहीं था. बट इन्होंने अपनी बुक जेनरा प्लांटेरम में इस चीज़ को डिस्क्राइब किया कि बोथ शुड बी गिवन इक्वल वेटेज, जो कि पूरी तरह से गलत था. ठीक है, अब जब ये दोनों थ्योरी फेल होगी ना, तब थर्ड है फाइलोजेनी को लेने वाला. किसको? फाइलोजेनी को लेने वाला, नेचुरल क्लासिफिकेशन. नेचुरल क्लासिफिकेशन को हम लोग मोस्ट कंप्लीट क्लासिफिकेशन कहते हैं.
क्योंकि इसने रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को ज़्यादा वेटेज दिया मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर से। इसमें भी दो टाइप थे, एक नॉन फाइलोजेनी वाला, दूसरा फाइलोजेनी वाला। पहला नेचुरल नॉन फाइलोजेनी वाला, इसमें सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देखा गया था, ना कि फाइलोजेनी को, ठीक है। वहीं दूसरा नेचुरल फाइलोजेनेटिक जो था, उसमें हमने ग्रॉस मॉर्फोलॉजी को तो तरजीह दी, साथ के साथ कौन पहले आया कौन बाद में आया, जैसे थैलोफाइटा, उसके बाद आया ब्रायोफाइटा, उसके बाद आया टेरिडोफाइटा, उसके बाद आया जिम्नोस्पर्म, उसके बाद आया एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो इस बेसिस पे हमने उसे कैटेगराइज करा। ये था हमारा नेचुरल फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। और चौथा लास्ट में कंप्यूटराइज्ड, कौन सा, कंप्यूटराइज्ड। अब कंप्यूटराइज्ड का नेम है फेनेटिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो फेनेटिक क्लासिफिकेशन आया, इसमें भी हमने फिर से क्या करा, तो एक साथ मल्टीपल कैरेक्टर्स को लेते चले गए, ठीक है। चूंकि करना खुद से था नहीं, कंप्यूटर बाबा है, सब सॉर्ट आउट करके देंगे, तो एक साथ मल्टीपल कैरेक्टर्स को लिए। लेकिन अब कंप्यूटर बाबा को थोड़ी ना पता है कि रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर इज मोर इम्पोर्टेंट भाई ना, हम तो सबको साथ लेके चलेंगे। तो वही था, फिर उसने भी एक साथ सारे क्राइटेरिया को ऑब्जर्व करा, उस बेसिस पे क्लासीफाई करता चला गया। बट रिप्रोडक्टिव और नॉन रिप्रोडक्टिव में आइसोलेशन वाज नॉट डन बाय कंप्यूटर महाराज, समझ आया बात, पक्का है। तो यही 4 क्लासिफिकेशन थे। अब इसके बारे में अपन नोट कर लेते हैं, ठीक है, और फिर देखते हैं। चलो, तो पहला है मेरा क्या, प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। ये सारे टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन हैं। प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन में मैंने अभी तुम्हें क्या बताया था, ये बताया था कि इट इज बेस्ड ऑन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इसके नीचे हिंदी में लिख सकते हैं, जो दिखता है वही बिकता, ठीक। अब इसके आगे एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं। क्या है एग्जाम्पल, टर्मरिक है एग्जाम्पल। अब टर्मरिक क्यों है एग्जाम्पल, क्योंकि स्किन प्रॉब्लम्स के लिए भी इसको यूज़ करते हैं, इसका मेडिसिनल यूज़ भी है, ठीक है। तो इस कारण से, ठीक, ये था पहला। अब आते हैं दूसरे पे। देखो दूसरा हमारा दिया गया था किसके थ्रू, तो लिनियस के थ्रू। कौन सा, तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन बाय लिनियस चचा, ठीक है, बाय लिनियस चचा। इन्होंने क्या करा था, तो 2 और मोर वेजिटेटिव कैरेक्टर्स वेयर स्टडीड, ठीक है। एक टाइम में 2 या उससे ज़्यादा किया था। अच्छा, इन हिज बुक, सॉरी, जेनरा प्लांटेरम, ठीक है। अच्छा, इन्होंने क्या करा था, तो जेनरा प्लांटेरम में इन्होंने क्या करा था, तो किसके बारे में बताया था, प्लांट किंगडम, ठीक है। और क्या बताया था, तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टामेन 24 क्लासेस, 24 क्लासेस, ठीक है। कौन कौन से थे, तो एक था तुम्हारा फेनेरो गेम, और दूसरा था तुम्हारा क्रिप्टो गेम, ठीक है। तो फेनेरो गेम में तुम्हारा कौन कौन आ गया, जिम्नो प्लस एंजियो
और इधर कौन कौन आ गया, तो अल्गी टू टेरिडो, ठीक है, अल्गी टू टेरिडोफाइटा। ये था तुम्हारा टोटल 23 क्लासेस, और ये भाई साहब जो हैं इधर थे आपके 1 क्लास। तो इस बेसिस पे टोटल 24 क्लास में डिस्क्राइब किया था किसने, लिनियस चेचा ने, ठीक है। अब चलो इसके बाद आते हैं फिर कौन सा, नेचुरल क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसे हम लोग मोस्ट कंप्लीट क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्यों कहते हैं, अभी मैंने बताया था, क्या बताया था कि रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर मोर इम्पोर्टेंट देन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो बताओ। अच्छा, अब इसमें मैंने तुम्हें बताया, क्या बताया, ये बताया कि अब इसमें मैंने तुम्हें क्या बताया कि ये जो क्लासिफिकेशन है इट इज बेस्ड ऑन ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, ठीक है, ये मैंने अभी बताया। अच्छा, इसका भी 2 टाइप, क्या क्या, तो एक नेचुरल फाइलोजेनेटिक और दूसरा नेचुरल नॉन फाइलोजेनेटिक, ठीक है। नेचुरल फाइलोजेनेटिक और नेचुरल नॉन फाइलोजेनेटिक, इसमें हमने अभी बताया था कि यहाँ पे क्या होता है, ओनली ग्रॉस मॉर्फोलॉजी डिस्कस्ड, ठीक है। और इधर क्या होता है, तो फाइलोजेनी मीन्स हाई रेयर की इज डिस्कस्ड, जैसे क्या, तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडो, इसके बाद जिम्नो एंड देन एनजीओ, ठीक है। इस तरह से ये कंप्लीट होता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पे, और वो ये है, क्या है कि 4th है हमारा न्यूमेरिकल या फेनेटिक क्लासिफिकेशन, जिसमें तुम्हारा फिर से वही बात आ गया, क्या आ गया कि इक्वल वेटेज टू मॉर्फोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर मेनी कैरेक्टर्स आर स्टडीड एट द सेम टाइम, ठीक। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लासिफिकेशन का मैंने एक एक चीज़ डिस्कस कर लिया है, तुम अपना मॉड्यूल लगाओगे, तुम कोई भी क्वेश्चन बैंक लगाओगे, तुम्हें पता चल जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं।